हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर कैसे हैं आप सब? होप सो आप सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक हूँ और आपके सामने नज़र आ रही हूँ कि मैं घर के काम कर रही हूँ। दिनचर्या तो इसी तरह से चलता ही रहता है, क्योंकि बिना काम किए तो हमारा जो गाड़ी है वो रुक जाती है, राइट। दिन भर आप हाउसवाइफ है तो समझ सकते हैं करके कि हमारा काम किस तरह से चलता रहता है। घर की क्लीनिंग तो मैं करती रहती हूँ। आज मैंने शू रैक की क्लीनिंग की, तो सोचा चलो एक साथ में आपको ये भी बता दूँ कि वास्तु के अनुसार शू रैक आपके कहाँ कहाँ होने चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं होने चाहिए। तो जान लेते हैं। तो जानते हैं वास्तु के अनुसार हमें शू रैक कहाँ नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, साथ ही साथ में साउथ वेस्ट। काफ़ी लोग साउथ वेस्ट में कहते हैं कि वहाँ पर शू रैक रखना चाहिए, पर साउथ वेस्ट का जो स्थान है वो अलग है और डिस्पोजल का स्थान जो है वो अलग है। इसके लिए आप वो बात को ध्यान में रखिएगा कि साउथ वेस्ट पे आपको एग्जैक्टली शू रैक नहीं रखना है। जो आपके यूज़लेस जूते हैं वो आपको निकाल के फेंकना है। साथ ही साथ शू रैक जो होती है उसको आपके जो फ्लोर होता है वो टच नहीं होना चाहिए। वो 6 इंच की हाइट पे या उससे थोड़ी हाइट पर आप रखें, ताकि आप अच्छी तरीके से उसे क्लीन कर सकें। जूते चप्पल आप जो नहीं पहनते हैं उसे फेंक दीजिए, या किसी को देना है तो आप दे भी सकते हैं। साउथ ईस्ट में भी आप रखोगे तो ईस्ट साइड पे आप रखोगे तो काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी मैंने आपको उसकी रेमेडी भी बता दी है कि अगर आपके पास है तो आपको किस तरह से आपका शू रैक रखना चाहिए। तो दोपहर का वक्त था, आरना भी स्कूल से आ गई थी, मेरा क्लीनिंग हो चुका था और साथ ही साथ खाना भी हमने रख दिया था। तो माँ बेटी मिलकर लंच कर रहे थे। कुछ बाद में वापस से मैं अपने दूसरे कामों में लग गई। एज एन हाउस वाइफ तो नहीं कहूँगी मैं अपने आप को, बिकॉज बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मैं दोनों काम करती हूँ, पर मेरे घर में कोई मेड नहीं है। अच्छा ही है, जैसे मैंने कहा, खुद अगर सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। तो हाथ पैर तो चलते रहना चाहिए। तो क्लीनिंग जितनी अच्छी से आप कर सकते हो ना, उतना अच्छा तो और कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, कीप अप द गुड वर्क्स। ये जो एक फ्रेम मेरे पास था, ये आरना को बर्थडे गिफ्ट में मिला था। तो मैंने सोचा चलो इस फ्रेम को थोड़ा सा रीयूज़ किया जाए, कुछ अपने DIY टैलेंट भी आपको दिखाया जा सकता है, राइट। तो ये फ्रेम मेरे पास जो था और ये एक गिफ्ट रैप पेपर मेरे पास था, तो ये फ्रेम के साइज़ का मैंने कट कर लिया था। जी हाँ, क्योंकि इसको मैं रिमूव भी कर सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई मिरर वगैरह रखा लगा हुआ नहीं था। तो मैंने प्लास्टिक को यहाँ पर रिमूव कर दिया था और बाद में उसी जो वर्डिंग्स थे ना उसके ऊपर मैंने इसे इस तरह से लगा दिया था। मैंने पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, क्योंकि जब मैं चाहूँ तब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने सिर्फ वो गिफ्ट रैप पेपर जो था मैंने ऊपर ऐसे ही लगा दिया। तो मैं एक ही फ्रेम पहले ट्राई करने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, साथ ही साथ में दो फ्रेम को यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्लास्टिक कट कर दिया, जो सेलो टेप पीछे साइड में लगे होते हैं ना वो वाले, उसे कट कर लिया और इसको भी उसी तरीके से रेडी कर लिया जैसे मैंने फर्स्ट वाले को रेडी किया था। तो मेरे पास रखे थे ये पिस्ता शेल्स, जो मैंने काफ़ी टाइम से इसे रखा था और कभी भी क्लीनिंग के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं फेंक दूँ, कब मैं इसको यूज़ करूँगी पता नहीं, बट फिर भी मैंने इसे रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कभी ना कभी मैं इसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने इसके बनाए फ्लावर्स और कुछ बर्ड, जो कि मैं यह फ़ोटो फ्रेम में उसे पेस्ट करने वाली थी। तो फटाफट से मैंने ग्लू गन जो था वो गर्म किया और फिर कुछ फ्लावर्स पिस्ता शेल के बना लिए, जो मुझे बहुत ही ईजी लगता है करके कि आप बना सकते हो। बस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वरना आपके हाथ भी इसमें जल सकते हैं। मुझे ये बनाने के लिए 2 दिन लग गए, क्योंकि रात हो गई थी और फिर मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि मुझे खाना भी पकाना था। The next day था
दूसरे दिन दोपहर को मैंने कढ़ी बनाई थी, क्योंकि कढ़ी कोई भी खा लेता है, बच्चे लोगों को पसंद है और इसमें टाइम काफ़ी आपका बच जाता है और ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो राइस ऑलरेडी मैंने कुक कर लिया था और मैं आरना का आने के लिए स्कूल से, तो उसके पहले ही मैंने कढ़ी बना लिया था। और साथ ही साथ ये इजी टू डाइजेस्ट भी होता है, बहुत जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और पेट पर इतना हैवी भी नहीं लगता। तो इसके लिए कढ़ी बनाया था। और फिर पकोड़े वाली कढ़ी तो फिर ऑल टाइम फेवरेट ही है। और सिर्फ हम लोग दोनों थे इसके लिए, और ज़्यादा क्या बनाऊँ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर पकोड़े वाली कढ़ी तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के लिए, तो यही मैंने बना लिया था। और सेकेंडली मेरा अधूरा काम जो मैंने छोड़ रखा था वो भी मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने एक फ्लावर ऑलरेडी बना लिया था यहाँ पर, और दूसरा फ्लावर मैं फिर तैयार करने जा रही थी। मैंने ये कार्डबोर्ड पर फिर स्टिक किया था, क्योंकि मुझे एक बड़ा फ्लावर जैसा इसे बनाना था। इसके लिए कार्डबोर्ड पर आप स्टिक करोगे ना तो काफ़ी अच्छे से स्टिक भी हो जाता है और एक वो फ्लावर का शेप भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसमें स्टिक किया था, और कहीं कहीं जगह पर आपको दिख रहा होगा कि वो खाली नज़र आ रहा है। तो इस तरह से खाली आपको कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से उसे फील करना है, तब जाकर वो एक प्रॉपर शेप नज़र आता है फ्लावर का। तो बस मैं इसी तरह से धीरे धीरे करके इसे स्टिक करती गई और ये फ्लावर का एक शेप लेता गया। सब फ्लावर बर्ड अच्छी तरीके से हो जाने के बाद में मैंने इस तरह से उसे प्लेस करके देखा फ्रेम पर कि वो किस तरह से नज़र आएगा। ये थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट भी देता है और अच्छा भी लगता है, और जब आपको मर्ज़ी चाहे आप इसकी पैटर्न स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, और फिर बाद में इसे रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बट ये इसी तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सारा इसी तरह से उसे पेस्ट कर लिया। कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड मैंने कट करके उसे लीव की शेप दी थी, और उसके ऊपर ही मैंने ये सारा फ्लावर्स जो भी मैंने बनाया था वो फिर मैंने वहीं के वहीं उसे स्टिक कर दिया। अब ये इस तरह से फ्रेम नज़र आ रहा था, एक 3D इफेक्ट दे रहा था, कुछ चेंजेस लग रहे थे, और इतनी मेहनत करके बनाया तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर शाम को हम लोग निकले थे यहाँ पर पिलो लेने के लिए। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, नेक पेन है, बैठे बैठे चक्कर आता है, तो आपको एक अच्छा पिलो लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा में काम करते हैं या झुककर ज़्यादा देर मोबाइल देखते हैं तो उसमें स्पॉन्डिलाइटिस की इश्यूज ज़्यादा आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पिलो भी नहीं यूज़ करना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पिलो यूज़ करना है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पर्सनल इशू था तो वो हम लोग ने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको भी ऐसा कोई इशू है तो आप भी ज़रूर अपना पिलो चेंज कर देख लेना। और फिर शाम को आने के बाद में बारिश का मौसम तो वैसे भी था, तो हमने यहाँ पर बनाए ब्रेड पकोड़ा। जी हाँ, इस बार मैंने वाइट ब्रेड लिया था और फिर वही सिंपल सी स्टफिंग मैंने यहाँ पर बनाई थी। कोई बटाटे वड़े वाली स्टफिंग नहीं थी, ये नॉर्मल सी स्टफिंग यहाँ पर थी, जो कि सारी स्टफिंग हमने ब्रेड के अंदर भर दिया था और उसके बाद में उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। स्टफिंग ख़त्म हो गई थी, इसके लिए ब्रेड को बेसन में ऐसे ही लपेटकर फ्राई कर लिया था। बच्चे भी घर में थे, खाए पिए सबने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अगर आपको वीडियो देखकर भी मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।